चलो भाई, तो ये वर्क पर एनर्जी का तीसरा लेक्चर है ना। और इसमें हम पढ़ेंगे शक्ति, द पावर। ठीक है, पावर क्या होती है? तो बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, लेकिन थोड़ी पावर की बड़ी डेफिनेशन ये होगी कि पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ गेन और लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली पावर जो है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो आपके पास होती है वॉट, मतलब जिसको जूल पर सेकंड बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये जूल पर सेकंड है, तो वर्क बाय सेकंड, वर्क पर यूनिट टाइम बोल दो, एनर्जी पर यूनिट टाइम बोल दो, ये सब कुछ पावर है। ठीक है, एक हॉर्स पावर, ठीक है ना, 1 हॉर्स पावर जो होता है 746 वॉट होता है। ठीक है, एक हॉर्स पावर 746 वॉट होता है, लगभग 750 वॉट। ठीक है, तो बेसिकली एवरेज पावर जो होती है वर्क बाय टाइम होती है, फिर एनर्जी बाय टाइम होती है। और पावर और इंस्टेंटेनियस पावर या इंस्टेंटेनियस पावर को हम पी से दिखाते हैं। पी बोलो, पी इंस्टेंटेनियस बोल दो, फर्क नहीं पड़ता। ये बेसिकली एनर्जी बाय टाइम, छोटा एनर्जी बाय छोटा टाइम है, छोटा वर्क बाय छोटा टाइम हो जाता है। ठीक है ना। अब छोटा वर्क हम लिख देते हैं एफ डॉट डी एस। डी एस बाई डी टी कितना होगा? डी एस बाई डी टी, एफ डॉट डी एस बाई डी टी कर दिया। डी एस बाई डी टी क्या होता है? वी। तो हम लोग पावर को एफ डॉट वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। सिंपल है। मान लो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके पास एक बॉडी पे 20 न्यूटन का फोर्स है, 2 किलो की बॉडी है, ये स्मूथ सरफेस है और ये इनिशियली रेस्ट पे है। ध्यान रखना, बाय डिफ़ॉल्ट बोले या ना बोले, हर चीज़ शुरू में बाय डिफ़ॉल्ट रेस्ट पे ही होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ 20 न्यूटन एट 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पर इस फोर्स जो है 20 न्यूटन का, इसका एवरेज और इंस्टेंटेनियस पावर कितना होगा? ठीक है, चलो भाई, अब इसका जो एक्सेलरेशन होगा फोर्स बाय मास होगा। फोर्स कितना है? 20, मास कितना है? 2, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। डिस्प्लेसमेंट हो गया ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। u0 एक्सेलरेशन 10, टाइम कितना? 4 सेकंड बोला, 4 का स्क्वायर, 5 इंटू 16 80। वेलोसिटी क्या होगी? u प्लस एटी। u0 था, एक्सेलरेशन कितना? 10, टाइम कितना? 4, वेलोसिटी होगी 40। ठीक है, अब बेसिकली क्या हुआ कि अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर बोलूँगा तो फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स कितनी? 20, आगे की तरफ ही होगा। वेलोसिटी जो होगा एफ डॉट वी होता है, लेकिन दोनों राइट साइड है तो डॉट लगाने की जरूरत नहीं, कोई कॉस 0 आएगा। वी आपके पास 40, कितना हो गया? 800। अब एवरेज पावर क्या होगा? वर्क बाय टाइम। वर्क होगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपके पास 20 है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास 80 है, टाइम कितना है आपके पास? 4 सेकेंड। तो 20 इंटू 20 हो गया, कितना हो गया? 400। तो एवरेज पावर 400 हो गया और इंस्टेंटेनियस पावर 800 हो गया। 4 सेकेंड, काम खत्म। एक सवाल सा करते हैं। मान लो एक आदमी है ना, तो वैसे दौड़ रहा है, दौड़ता हुआ लग नहीं रहा होगा, लेकिन जो भी है, मान लो 8 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। ठीक है, तो मैन 60 kg runs at 8 meter per second and air resistance is 1/10 of his weight। एयर रेजिस्टेंस का वेट का 1/10 है। ठीक है, what power does he give to himself to maintain his speed? तो वो अपने आप कितनी पावर देगा ताकि स्पीड उसकी मेंटेन हो जाए। और समझना इस बात को भाई, ऐसा है कि ये जो हवा है
हवा इस पर एक रेजिस्टिव फोर्स लगा रही है, रेजिस्टिव फोर्स है वेट बाय 10, वेट है आपका 60G बाय 10, 60 न्यूटन का रेजिस्टिव फोर्स है। अब वो कह रहा है कि वो ज़मीन पे पीछे लगाएगा, तो मैं कह रहा हूँ कि इस पर 60 न्यूटन का पीछे फोर्स लगता है, इसकी वेलोसिटी आ गई 8 मीटर पर सेकंड। तो बेसिकली जो रेजिस्टिव फोर्स है उसका वर्क डन होगा एफ डॉट वी, उसकी पावर होगी एफ डॉट वी। तो एफ हो गया 60, वेलोसिटी होगी 8 और बीच में कॉस पाई क्योंकि फोर्स पीछे ही आ गया। तो बेसिकली ये हो गया आपके पास -480 वॉट या जूल पर सेकंड। अब वो कह रहा है आप समझना कि ये रेजिस्टिव फोर्सेस की एनर्जी हर सेकंड 480 जूल ले रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टिव फोर्स 480 जूल इंसान से ले रहा है। अब बताओ कि अगर हर सेकंड इंसान के 480 जूल का नुकसान हो रहा है तो वो तो धीमे धीमे धीमा हो जाएगा, लेकिन अपनी वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, वो अपने आप पे कितनी एनर्जी खर्च करेगा, जितनी एनर्जी उसने ले ली उतनी एनर्जी खर्च करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉरी ये रेजिस्टिव फोर्स की पावर है, पावर जो वो खुद को पावर देगा वो आपके पास कितनी हो जाएगी, वो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, तो प्लस 480 जूल पर सेकंड हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपने मेरी 480 जूल ले ली, मैंने अपने आप को 480 जूल दे दी, तो आप क्या करोगे, धीमे धीमे आप अपने आप को एनर्जी देते रहोगे, ठीक है। तो ये इसकी पावर है -480, ये आपकी पावर है +480। अब हम चलते हैं आगे। मान लो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं कि अ पर्सन लिफ्ट्स 2 kg brick from ground and throws it at 10 meter per second. तो a person lifts 2 kg brick from ground and throws it at 10 meter per second from a height of 1 meter from ground. ज़मीन से 1 मीटर की ऊंचाई पे उसने पत्थर लिया, 1 मीटर ऊंचाई से 10 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया। What is average power delivered to the brick if what is average power delivered to the brick if the process takes हाफ सेकेंड्स। आधे सेकंड में ज़मीन से लेकर पटाख से फेंक दी, तो इस प्रोसेस में एवरेज पावर क्या होगी। अब सोचो मेरी बात भाई, एवरेज पावर होती है वर्क बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम। और उसने पत्थर को उठाया तो एक्चुअली उसने पत्थर को काइनेटिक एनर्जी दी और पोटेंशियल एनर्जी भी दी, ठीक है। आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है, पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। उसने 2 एनर्जी दी, ठीक है। और टोटल एनर्जी उसने कितनी दी, हाफ m कितना है 2, वेलोसिटी कितनी दी 10 मीटर पर सेकंड, m 2 g 10, हाइट 1 और टाइम कितना लगा इसमें आधा सेकंड, ठीक है। अब आधा सेकंड टाइम लगा मेरे पास, तो क्या हुआ कि 200 तो कट गया आपके पास, तो ये हो गया 100 प्लस 20 और आधा का ऊपर 2 आ गया, तो 120 इंटू 2 कितना हो गया 240। तो उसका जो एवरेज पावर थी वो 240 जूल पर सेकंड थी, ये 240 वॉट थी। सिंपल सवाल, ठीक है। ऐसे कई बार सवाल ऐसा आ जाता है कि वाटर पंप, एक नॉर्मल वाटर पंप है, लिफ्ट्स वाटर फ्रॉम डेप्थ ऑफ 10 मीटर and throws water at 10 meter per second. If it throws 10 liter per second, then what is average power delivered? वो हर सेकंड 10 लीटर पानी फेंकता है 10 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर गड्ढे से उठा के, तो बताओ उसकी एवरेज पावर क्या है। फाइन, लेट्स सी। अब इसमें एक नई चीज़ ध्यान रखना, मैं चाहे पहले बताई हो कि जो वाटर की डेंसिटी होती है ये होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को मिलीलीटर भी बोलते हैं, सीसी भी बोलते हैं, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। ये 1 किलोग्राम पर लीटर होता है और एसआई यूनिट में 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ये ध्यान रखनी सारी चीज़ें। अब 1 सेकंड की बात करें तो 10 लीटर पानी
छोड़ रहा है, 10 लीटर मतलब 10 kg एक सेकेंड, ठीक है। अब पावर क्या होगी, एवरेज पावर होगी वर्क बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम। अब उसने एनर्जी कितनी दी, उसने एनर्जी दी ½ mv² प्लस mgh। हम एक सेकंड की बात कर लेते हैं। तो एक सेकंड का जो मास होगा 10 किलो होगा, स्पीड थी 10, पानी को उठाया कितनी हाइट से, 10 मीटर से, तो ये इतना हो गया। तो ये हो गया आपके पास 1000 बटे 2 500, और ये आपके पास हो गया 1000। तो इसका मतलब जो टोटल पावर होगी उसकी 1500 जूल पर सेकंड होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। मान लो क्वेश्चन हो गया आपके पास कि एक कोई बॉडी है m मास की, t0 पे वेलोसिटी 0 था, इस पे फोर्स नहीं, इस पे कोई पुल है। इफ पुल गिव्स कांस्टेंट पावर, अगर इस पुल से कांस्टेंट पावर मिलती है, इफ पुल गिव्स कांस्टेंट पावर देन राइट वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमको बताना है कि किसी टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी और इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। शुरुआत में इसकी वेलोसिटी 0 थी, लेट्स सी पेज नंबर 5। तो देखो भाई ऐसा है कि इस पे एक फोर्स होगा जो कि वेरिएबल होगा, ध्यान रखना। वेरिएबल इसलिए क्योंकि देखो पावर होती है Fv, एक्चुअली वेलोसिटी इधर ही होगी तो डॉट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि cos 0 आएगा, ठीक है। अब सोचने की बात यह है कि पावर कांस्टेंट है तो नेचुरल सी बात है फोर्स होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि ये वाली चीज़ बढ़ेगी तो फोर्स वाली चीज़ कम होना चाहिए। इसका मतलब पावर फोर्स वेरिएबल होगा और ये धीमे धीमे कम होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट फोर्स तो है नहीं, तो चलो भाई, तो पावर कांस्टेंट है तो फोर्स को लिख दो हमने, और एक्सेलरेशन को लिख दो d/dt। ये कांस्टेंट है आपके पास। यहाँ से क्या हो गया, mv/dv इज इक्वल टू p/dt। p में बाहर किस लिए ले आया, क्योंकि पावर कांस्टेंट है। t0 पे वेलोसिटी 0 थी, किसी टाइम t पे वेलोसिटी v थी, ठीक है। m v का इंटीग्रेशन होगा v²/2 0 से v, और dt का इंटीग्रेशन होगा t 0 से t। v की जगह v लिखा तो v²/2 आ गया, और t की जगह t लिखा तो pt आ गया। अब यहाँ से क्या हो गया, वेलोसिटी जो आ गया वो हो गया 2pt/m, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालने उसका रूट कर दो, तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो v इतना आ गया। अब मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो वेलोसिटी आपका ds/dt होती है, तो ds कितना हो गया, ds हो गया √2p/m, p कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, t⁻½ dt, t⁻½ हो गया, इसका dt आ गया। t0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 था, किसी टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट s था। ds का इंटीग्रेशन हो गया s 0 से s, ये हो गया √2p/m t⁻½ 0 से t, ठीक है। s की जगह s रखोगे s आ जाएगा, 0 को 0 आ जाएगा, ठीक है। कुछ गलती करी ना मैंने। t⁻½ का इंटीग्रेशन होगा t⁻³ डिवाइड बाय 3/2, तो ये हो गया √2p/m इंटू डिवाइड बाय 3/2 है तो 2/3 बाहर आ जाएगा। अब ये हो गया t⁻³ - 0, ठीक है। तो s की वैल्यू आपके पास आ गई, s की वैल्यू आ गई 2/3 √2p/m इंटू t⁻³/2, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई, काम खत्म हो गया, ठीक है। चलो जी, तो ये आपके पास हो गया पावर का लेखा जोखा सारा जो भी छोटा मोटा होता है, ठीक है। और बस बहुत है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।